हम्म। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। आपने पहले 2 क्लासेस हो चुकी है और आशा करता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया होगा जितना मैंने कल पढ़ाया। और पहली वाली वीडियो में तो सिर्फ हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। और कल हमने थोड़ा बहुत जो पहला टॉपिक है वो देखा था। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आप अपने घरों पे सोए मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो अपनी कल बातें हुई थी कि भाई रिवीजन करना है, जितना पढ़ा दिया उतना चाहे थोड़ा ही पढ़ाओ, तो रिवीजन करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। रिवीजन तो आपको हर बार करना है, जितना पढ़ा दिया उतना का रिवीजन करना है। और किसी भी बुक्स वगैरह और के चक्कर में नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा दिया उतना मोर देन सफिशिएंट है। मतलब जितना भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो आपको तो सिर्फ मैंने 2 काम बताए थे, वही करना है, जितना पढ़ा दिया उसका रिवीजन। और जो भी आपका टॉपिक हो गया उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अब। कल अपन ने कल अपन ने क्या क्या देखा था कि थोड़ा बहुत भारत की स्थिति में विस्तार के बारे में देखा था। अपना टॉपिक भारत की स्थिति में विस्तार था। तो मैंने आपको बताया था कि भारत की थोड़ा बहुत अक्षांश के बारे में बताया था कि अक्षांश देशांतर क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भारत की विश्व में स्थिति क्या है। भारत की विश्व में स्थिति अपन ने देखी थी कि भाई भारत विश्व में उत्तर और पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति है। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने भारत के मतलब वो देखा था कि भारत की उत्तर में लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी दूर तक है और पश्चिम से पूर्व में कितनी दूर तक है। कौन कौन से अक्षांश और देशांतर के भारत है मध्य में है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु था वो कौन सा था, आपको साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो कौन सा था तो उस टाइम पे आपको रिकॉल करना है। इंदिरा कोल। और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा था, केप कोमोरिन। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा था गुजरात में, गुहार मोती या सरक्रीक। और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु कौन सा था, किबिथु, वेलोंग, अंजाव गांव या डिस्ट्रिक्ट। ये भारत के क्या थे, अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत के जो मुख्य बाउंड्री लाइन पे जो उत्तर से दक्षिण वाले बिंदु और पूर्व पश्चिम से पूर्व वाले बिंदु। तो ऊपर तो हमने देखा था कितनी डिग्री थी। सबसे पहले नीचे से अगर हम भारत का मैप दोबारा एक बार बनाएं तो मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे अपर मोस्ट पॉइंट है ये है जो इंदिरा कोहली कितने डिग्री पर है, 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो नीचे वाला बिंदु है कोमोरिन, केप कोमोरिन, ये बिंदु कितनी डिग्री पर है, ये है 8 डिग्री और 8 डिग्री 4 मिनट पे। और ये वाला जो बिंदु है वो हमने देखा था कि कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट। ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ये वाला कौन सा बिंदु था, ये वाला बिंदु था सरक्रीक बिंदु या गुहार मोती जो गुजरात में है। फिर उसके बाद में जो हमने देखा था कि ये वाला बिंदु इधर वाला अरुणाचल प्रदेश वाला ये कितने डिग्री पर है, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। तो मैंने मतलब इससे जब प्रश्न आते हैं तो हमें पता तो रहता है कि भाई ये 8 डिग्री है, ये मतलब इतने डिग्री। कंफ्यूज होने की मतलब 2-3 जगह होती है। सबसे पहले तो हमें ये विस्तार मतलब पूछ तो ये रहा है कि भाई देशांतरी विस्तार कितना है ये बताओ। ठीक है। और बता हम कौन सा देते हैं, अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, अक्षांशीय विस्तार बता देते हैं देशांतरी विस्तार। पहले तो समस्या ये होती है। दूसरी समस्या प्रश्न हल करते समय परीक्षा में जो तनाव की स्थिति में हल करते समय कि जो मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है इनको कई बार मतलब उल्टा पुल्टा कर देता है वो। तो इस कारण हमें दिक्कत होती है। मतलब ऑप्शन में सभी ऐसे एक जैसे लगते हैं कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि प्रश्न अगला पूछ क्या रहा है, फिर प्रश्न पूछ रहा है तो फिर ऑप्शन को ध्यान में आना चाहिए। और वो कब ध्यान आएगा, जब आपकी मैप से प्रैक्टिस होगी, आप मैप बना के देखोगे कि ये वाला पॉइंट ये है ये वाला ये है। अगर याद करके जाओगे तो नहीं होगा। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक ये देख सकते हो कि आप ये दोनों नॉर्थ है ये दोनों ईस्ट है। मतलब इसमें ना तो साउथ का बिंदु है, मतलब ना तो दक्षिण है, और ना इसमें पश्चिम है। ईस्ट का मतलब पूरब, ये भी नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट, ये मतलब दो ही बिंदु है। तो एग्जाम में अगर कोई वेस्ट आ रहा है मतलब कि
जो अगर मान लो ये पूछ रहा है कि भाई कितना विस्तार है, तो आप बता रहे हो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके वेस्ट या वेस्ट से लेके ईस्ट, तो वो वाला अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट और साउथ का तो इसमें नाम ही नहीं है कहीं। ये वाली इतनी बात मैंने कल आपसे चर्चा की थी और आपको मुझे लगता है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो कल का पढ़ा है वही है। तो कल अपने इतनी बात कर ली थी कि भाई ये है, और भारत का जो फिर ओवरऑल दक्षिणतम बिंदु देखिए तो वो ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे है। कौन सा है? पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाचिंग पॉइंट? कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। अब जैसे कहो कैसे हो रहा है कि भाई सर इसमें कितने डिग्री है, मतलब वो अक्षांश कि कितने डिग्री से लेटीट्यूड है कही है, जैसे 8 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल, वो सब चीज़ें हम द्वीप समूह पढ़ेंगे तब उस टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको इतना बता दिया कि भाई इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है। कहाँ पे है वो मैंने आपको बता दिया, इंदिरा पॉइंट, लाचिंग पॉइंट या पार्सन पॉइंट। इतनी बातें कल अपनी चर्चा हुई थी। फिर दूसरी बात मैंने कल आपको बताई थी कि भाई जो दोनों डिग्री अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, इनके मध्य का अंतर 30 डिग्री है। इनके मध्य का अंतर 30 डिग्री है, परंतु फिर भी अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा क्यों है, देशांतरी विस्तार कम है? अक्षांशीय विस्तार कितना था? 3 2 1 4। ये मैंने आपको बताया कि 3 से शुरू करना है, 3 2 और 1, फिर 3 के बाद में 4, 32 14 किलोमीटर, और उधर वाला 29 33। तो ये वाला कम क्यों है? तो हमने जाना था कि भाई ऊपर की ओर जब देशांतर जाते हैं तो क्या होती है कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर उनके मध्य की जो दूरी है वो कम होती जाती है। जैसे मान लो इतनी दूरी है भूमध्य रेखा पर, तो ये धीरे 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 ये बिंदु के रूप में कम हो जाएगी दूरी। तो इसलिए भारत का विस्तार देखो ऐसे हमने देखा था कि उसमें अभी पहले वाले में ऐसे ये ऊपर की ओर जा रही है विस्तार, ये देखो यहाँ तक जा रही है। तो इस कारण क्या होता है कि जो ये ऊपर की ओर जाने पर हमें पता है कि दूरी देशांतरों में कम होती है, तो इसलिए इसका देशांतरी विस्तार क्या होगा? कम होगा। इतनी बात आप सभी को मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना। तो अब देखो भारत की जो सीमा है, भारत कितने प्रकार की सीमा बनाता है? भारत दो प्रकार की सीमा बनाता है। सबसे पहले तो एक तो स्थलीय सीमा, क्योंकि भारत की जो स्थिति है, भारत की इस साइड में सबसे पहले नीचे आता है हिंद महासागर, इस साइड में आती है जैसे ये वाला है पॉइंट है। तो इधर तो हम देखेंगे कि भारत की ये नीचे तो आएगा हिंद महासागर वाला रीजन, इधर आएगा भारत के अरब सागर वाला रीजन। ठीक है, और इधर आएगा बंगाल की खाड़ी। मतलब भारत की और इधर भारत के कुछ पड़ोसी देश आएंगे, जैसे ऊपर चीन आ गया, इस साइड पाकिस्तान आ गया वेस्ट की साइड में, और उधर अफगानिस्तान आ गया, और बीच में इधर साइड में ये बांग्लादेश आ गया। तो हम देखेंगे कि भारत दो प्रकार की स्थलीय सीमा बनाता है। एक तो ये वाली सीमा जो यहाँ गुजरात से ये वाली शुरू होती है, ये वाली सीमा, ये वाली सीमा तो भारत की मतलब तटीय सीमा हो गई, और उसके ऊपर ये वाली भारत की स्थलीय सीमा हो गई। तो मैंने आपको इतनी बात इसलिए बताई कि भाई मैं इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ इन दो बातों से कि भारत दो प्रकार की सीमाएं बनाता है। कोई भी देश है वो दो ही बनाएगा, एक तो स्थलीय सीमा, अगर उससे कहीं भी समुद्र की या सागर की जो बाउंड्री वो टच हो रही तो सागरीय सीमा। भारत की स्थिति में हमें पता है कि भाई भारत के नीचे सागर है और भारत के ऊपर कई पड़ोसी देश है, स्थल भाग है। तो भारत की जो दो सीमा कौन कौन सी होगी, मतलब पहले तो अपनी हो गई स्थलीय सीमा, और दूसरी अपनी हो गई
तटीय सीमा। तो भारत की कितनी सीमा है? दो सीमा है कि एक तो स्थलीय सीमा होगी और दूसरी तटीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? देखो इसके लिए एक ट्रिक है याद रखने की, मतलब जो कैलकुलेशंस होती है, कई बार जो नंबर सिस्टम की जो चीज़ें होती है वो हमें मतलब याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसको नंबर सिस्टम से ही याद किया जाता है। जैसे बताऊं, इसकी सीमा है 1, 5, 5 की डबल 10, 5 में एक जोड़ दो 6, 6 से एक ज़्यादा 7 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी हो गई? 15,100.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। ये आपको याद ऐसे ही रखनी है, वैसे नहीं याद रखने की 15,106, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होगा वो इसी तरीके से होगा, क्या वरना आपको 106 107 इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो कितनी रखनी? 15, 1, 5, 5 का डबल 10, 5 से एक ज़्यादा 6, 6 से एक ज़्यादा 7। ठीक है। दूसरी आती है भारत की तटीय सीमा। ये तो कौन सी थी? स्थलीय सीमा। और दूसरी रहती है भारत की तटीय सीमा। अब तटीय सीमा मतलब कैसे याद रखोगे? तटीय सीमा के लिए देखो, सबसे पहले इधर 7 है, 7 से शुरू कर देंगे, ये 7, इन तीनों अंकों को छोड़ देंगे, 5, 1 ऐसा कैसा लिख लेंगे इसके बाद में, 5, 1। अब अब लिख लेंगे 6, ये 6 जो बच गया, ये पॉइंट में वापस 6 लगा देंगे, कितने किलोमीटर आगे। ठीक है। तो ये जो 15,106.7 किलोमीटर है, कई बार तो ये जो क्वेश्चन है उसमें सीधी आ जाती है 15,106.7 किलोमीटर है, पर कई बार इसका मतलब इसे 15,200 भी लिख देते हैं। कई बार जो एग्जाम में है ये भी आज आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों आएगी, कि एक ऑप्शन में तो 15,106 दे दी, दूसरे ऑप्शन में 15,200 दे दी, ऐसा नहीं होगा कि उनमें से एक ही आएगी। ठीक है, ये स्थलीय सीमा हो गई। अब तटीय सीमा भारत दो प्रकार से शेयर करता है। एक तो सबसे पहले अपनी मुख्य बाउंड्री से, जो भारत की मेन लैंड है, जिसमें भारत के राज्य हैं, ठीक है, मुख्य स्थल भाग से। और दूसरा होता है द्वीप समूह से। ठीक, तो भारत की तटीय सीमा को हम अगर देखें तो ये दो प्रकार की बाउंड्री शेयर करती है इसमें से। एक तो जो अपने जो राज्य हैं, जो हम कहाँ से शुरू करते हैं? गुजरात से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वाले राज्य। दूसरे अपने जो ये आते हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जितने भी द्वीप समूह वाले हैं, एक ये बाउंड्री शेयर करते हैं। तो तटीय सीमा को हम फिर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तटीय सीमा दो प्रकार से और डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मुख्य भूभाग। मुख्य भूभाग से दूसरी है द्वीप समूह से। मतलब भारत तटीय सीमा भी अपनी दो प्रकार से शेयर करता है, पहले मुख्य भाग से, दूसरी द्वीप समूह से। अब ये कितनी करता है? ये करता है 5,422.6 किलोमीटर, और ये करता है 2,094 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत के अपने टोटल सीमा रेखा के बारे में देख लिया। जो स्थलीय सीमा है वो भारत करता है 15,106.7 किलोमीटर, और कई बार एग्जाम में इसे 15,200 किलोमीटर के रूप में से पूछा जाता है। फिर दूसरी आ गई तटीय सीमा। तटीय सीमा में पता है, एक तो मुख्य भाग से तटीय सीमा होगी, दूसरी द्वीप समूह से होगी। उसी प्रकार से तटीय सीमा उसका क्या है, 7,516.6 किलोमीटर, और इधर इसको मुख्य भाग से 5,422.6 किलोमीटर और 2,094 किलोमीटर। ये हमारी भारत की ओवरऑल सीमा हो गई। ये एनसीईआरटी में दी हुई है, और इससे कई बार क्वेश्चन भी आए हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जो देखना वो देख लो एक बार इसमें।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरी दूसरा जो पॉइंट आता है मुख्य, वह है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमें पता है कि भारत के बीच में से गुजरती है। तो जितनी भी बड़ी से बड़ी एग्जाम है, जैसे यूपीएससी के एग्जाम से उठाकर हम पटवार के एग्जाम तक देख सकते हैं कि सभी में इससे प्रश्न आए हुए हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो आपको मतलब ये होगा कि ये प्रश्न तो एग्जाम में रिपीट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखो ये भारत के मैप के बारे में बात करें, तो ये वाले जो राज्य हैं, ये रही, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा है। कर्क रेखा इन इन राज्यों से गुजरती है। तो प्रश्न आता है कि भाई एग्जाम में आप क्या है, कोई ऐसे समूह दे देंगे कि ऐसे बताओ कि इनमें से कौन से राज्य है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, या फिर ऐसे कौन से राज्य हैं जिनसे इनमें से जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती, या कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और ऐसे कौन से राज्य जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन कर्क रेखा से आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। आपको थोड़ा बहुत तो इसके लिए देखो इंडिया का मैप पता होना चाहिए। मैप में क्या क्या है, मैप में तो पूरी चीज़ नहीं आनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी चीज़ आए। मैप में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई कौन सा राज्य कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि भाई तमिलनाडु है, ये कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है दक्षिण में स्थित है, तो भाई तमिलनाडु, इतने कॉमन सेंस की बात है कि तमिलनाडु तो दक्षिण में स्थित होगा, उत्तर में थोड़ी होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज है वो ऊपर है या नीचे है कर्क रेखा से, तो उत्तर में है। तो इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक बताएगा नहीं कि भाई आपको मतलब कि जम्मू कश्मीर है, ये वाले राज्य उत्तर में, ये वाले राज्य दक्षिण में है। ये अपने बेसिक कॉमन सेंस से होने वाले प्रश्न है। तो अब हम देखते हैं कि भाई कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा से प्रतिच्छेदित होने वाले राज्य है, मतलब ऐसे राज्य जिनके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसकी देखो, वैसे तो आप अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, जैसे कौन सा राज्य पहले है या क्रम से बताओ। तो इसके लिए सीधी सी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, वो हमें पता होनी चाहिए, वो मैं अभी लिख रहा हूँ, देखो आप इसको गौर से देखना। ये है ट्रिक। ट्रिक क्या है, गरम चाय जी वीटीएम, गरम चाय जी वीटीएम। अब गरम की स्पेलिंग पे नहीं जाना है अपन को। सबसे पहले जो जी से जो राज्य है, वो कौन सा राज्य है, गुजरात। ट्रिक को 10 बार, 5 बार, 20 बार, जितनी बार भी आपको पढ़ना है उतनी बार पढ़ लीजिए, पर ट्रिक को याद करना है, क्योंकि इससे फिर आपको जो स्टेट है वो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ ट्रिक को याद करना आपको, ठीक है। जी से कौन सा राज्य आ गया, जी से आ गया राज्य गुजरात। फिर आर से मारो प्यारो राजस्थान। अब राजस्थान से जाती है, राजस्थान से तो हमें पता है कि राजस्थान ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, तो राजस्थान ज्योग्राफी राजस्थान में तो दक्षिण से जाती है कर्क रेखा। ठीक है, फिर दूसरा आ गया एम से, एमपी, मध्य मध्य प्रदेश। फिर ये जो
साय से कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। और जी से? जी से झारखंड। डब्लू से? वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। ठीक है। टी से? त्रिपुरा। अब एम से? एम से कन्फ्यूजन होती है, एम से कई बार होता है कि भाई मणिपुर होगा या मिजोरम होगा। ठीक है। तो अपन अगर मैप देखते हैं इंडिया का, तो उसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जो पूर्वी साइड वाले जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है नीचे मिजोरम। मिजोरम त्रिपुरा के पास में है। तो जो त्रिपुरा से जो, जैसे मान लो कर्क रेखा जाएगी, वो ऐसे थोड़ी कि त्रिपुरा से जाती हुई ऊपर होके मणिपुर से जाएगी, नहीं। त्रिपुरा से जाने वाली सीधी मतलब मिजोरम से ही जाएगी, क्योंकि त्रिपुरा के पास में कौन सा है? मिजोरम। इसलिए अपन को जो एम में कन्फ्यूजन है, इसलिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो त्रिपुरा है उसके एकदम पास में है मिजोरम। जो मणिपुर है वो थोड़ा सा ऊपर रह गया। और जो कर्क रेखा है वो हमें पता है, ऐसे नहीं कि भाई त्रिपुरा से गई फिर थोड़ा सा ऊपर हुई और ऊपर होके मणिपुर से गई। तो ये कहाँ से जाएगी? एम से। मिजोरम। ठीक है। तो मैंने आपको कर्क रेखा से जो प्रतिच्छेदित होने वाले राज्य है, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको वीडियो को जो पॉज करके देखना तो आप देख लीजिए। ठीक है। अब कई बार जो कई एग्जाम उनमें ये भी क्वेश्चन आता है कि मतलब जैसे कौन कौन सी, मतलब चार पांच आपको राजधानियां दे दी राज्यों की, और इनमें से कौन सी राजधानी वो कर्क रेखा के नज़दीक है। ठीक है। उदाहरण के लिए मतलब वो नज़दीक वाले ही पूछते हैं, ये नहीं कि भाई आपसे नज़दीक है तो फिर आपने कोई बहुत मतलब ये वाली ज़्यादा नज़दीक है, ये वाली ज़्यादा नज़दीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा के जो पास में जितनी भी राजधानी है वो कौन कौन सी है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है, क्योंकि जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, उन्हीं राज्यों की राजधानी ही कर्क रेखा के पास में होगी। कर्क रेखा गुजर रही है गुजरात से, पर तो केरल की थोड़ी होगी राजधानी पास में, गुजरात की ही राजधानी पास में होगी। परंतु कई बार क्या होता है कि जो कर्क रेखा है वो, जैसे मान लो एक छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट के एकदम ऊपर से गुजर रही है और छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो नीचे, तो वो कर्क रेखा के नज़दीक राजधानी नहीं हुई, चाहे कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरी क्यों ना गुजरे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम देखो सबसे पहले देखा था कि भाई कि कौन कौन सी जो स्टेट है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब दूसरा अपना पॉइंट है कौन कौन से मतलब स्टेट है जिनकी राजधानी कर्क रेखा के निकट है। तो सबसे पहले देखो हमने देखा था कि कर्क रेखा सबसे पहले कौन से राज्य से गुजरी थी? गुजरात से। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ट्रिक लिखी थी उसमें जितने भी राज्य वो क्रमशः ऑर्डर में है। ऐसा नहीं कि पहले दूसरा राज्य से गुजरे बाद में। जो राज्य एकदम क्रम से, गुजरात है, गुजरात के बाद में राजस्थान है, राजस्थान के बाद वो मध्य प्रदेश से जा रही है। तो इस ट्रिक का एक ये फायदा हो रहा है कि आपको क्रम भी याद रहेगा कि कौन से राज्य से पहले गुजर रही है, कौन से राज्य से बाद में गुजर रही है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो
पहली राजधानी होगी जो कर्क रेखा की स्थित है गांधीनगर। दूसरा राज्य कौन सा था? राजस्थान। अब राजस्थान का ज्योग्राफी अपन पढ़ते तो अपन को पता है कि जो राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर से, ठीक है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर तो उससे बहुत दूर है, तो राजस्थान की राजधानी तो कर्क रेखा के समीप है नहीं, तो एक राजधानी कट हो गई भाई, जयपुर कर्क रेखा के समीप नहीं है। दूसरा राज्य गरम में मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल भी इसके निकट है। तीसरी जी, जी का मतलब, तीसरा मतलब चाय, चाय का मतलब, चाय से अपने देखा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। अब अगर आप छत्तीसगढ़ का, आपके पास अगर एटलस है, मतलब आपके पास अगर मैप है, तो आप उसमें देखिए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वो छत्तीसगढ़ कर्क रेखा से कितनी नीचे है? रायपुर। और इधर महाराष्ट्र का नागपुर, ये दोनों एक ही अक्षांश पे है, ठीक है। मतलब ये दोनों ही कर्क रेखा से बहुत नीचे हैं। जैसे जयपुर कर्क रेखा से ऊपर है, उसी प्रकार रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वो कर्क रेखा से बहुत नीचे है, तो वो भी कर्क रेखा के समीपस्थ राजधानी में शामिल नहीं होगी। फिर तीसरी पढ़ी थी हमने झारखंड। झारखंड की राजधानी एकदम ही कर्क रेखा के पास है, कौन सी है? रांची। तीसरा आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी हमें पता है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल एकदम साउथ में स्थित है, हुगली के पास, ठीक है। तो वो कोलकाता भी नहीं होगी। फिर दो राज्य और बचे, एक तो त्रिपुरा, एक बचा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। ये कुछ राजधानियां हैं जो कि कहाँ पे है? कर्क रेखा के एकदम समीपस्थ है, तो इनसे भी कई बार प्रश्न आ जाता है। फिर एक जो त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वो भी इसके लगभग नज़दीक ही मान लो आप। तो इस प्रकार से कर्क रेखा के जो राजधानियां नज़दीक है, वो पांच राजधानियां हैं, वो मैंने आपको बता दी। कि सबसे पहले गुजरात की राजधानी है जो गांधीनगर है, वो उसके पास में है। दूसरी राजधानी मैंने आपको बताई भोपाल है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और जो एकदम उसके नज़दीक है। फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वो कर्क रेखा से ऊपर है, क्योंकि आप मैप में देखिए, राजस्थान का जो मैप है उसमें देखिए जयपुर कर्क रेखा से बहुत ऊपर है। फिर तीसरी झारखंड की राजधानी रांची आ गई। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है उसको आप मैप में देखिए रायपुर, जो कि नागपुर वाले जो अक्षांश लेटीट्यूड है उस पर स्थित है। आइजोल और अगरतला, ये दोनों ही कर्क रेखा के पास में स्थित राजधानी है। तो मतलब पांच राजधानियां हो गई जो कर्क रेखा के पास में स्थित है। अब एक प्रश्न हो रहा था कि जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है, ठीक है। तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है त्रिपुरा का उदयपुर शहर। कौन सा है? उदयपुर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, वह 23.5 डिग्री और 53 मिनट पे स्थित है। 23 डिग्री और 53 मिनट पे स्थित है, ठीक है। तो एक फैक्ट और लिख लीजिए यहाँ पे। त्रिपुरा का उदयपुर शहर कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। कि कहाँ पे है? ठीक है, तो इतनी दूर है सिर्फ तेरे, वो 23.5 डिग्री से गुजरी है, ये 23 डिग्री और 53 मिनट पे स्थित है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। और एक बार जब इनको पढ़ो तो मैप में सभी राज्यों की भी स्थिति देख लेना कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी आप उसको नोट्स बनाना वो बना लीजिए।
ठीक है, तुम बना लिया होगा आपने। अब देखो, जैसे ये उदयपुर शहर है, जयपुर शहर है, ये एक नहीं है, कई है। जैसे हम रामगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, दत्ता रामगढ़ है, जमवा रामगढ़ है, रामगढ़ से कावाटी है। अलग अलग प्रकार के रामगढ़ है, सोले वाला रामगढ़ है। और वैसे उदयपुर शहर भी देखो, जैसे त्रिपुरा में भी है, अपने भी इधर है। तो शहर अलग अलग हो सकते हैं, तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दूसरा टॉपिक है भाई, ये कर्क रेखा से संबंधित हमारी चीज़ें पूरी होगी। अब दूसरा, मैंने आपको बताया था जब अक्षांश और देशांतर हम पढ़ रहे थे, कि 0 डिग्री ग्रीनविच से क्या करते हैं कि समय का निर्धारण किया गया। और भारत का समय क्या कितना निर्धारण किया गया? 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री का मतलब 5.5 घंटे आगे। कहने का मतलब इतना सही है कि जितना भी समय जो ग्रीनविच शहर है वहां पे चल रहा होगा, भारत का समय, भारत की घड़ी उससे 5.5 घंटे का आगे का समय दिखाएगी। अपने वहां से 5.5 घंटे आगे होंगे। ठीक है, मतलब पूर्व वाले जितने भी देश हैं उनका जो समय है वो थोड़ा आगे होगा, और पश्चिम वाले देशों का समय थोड़ा पीछे होगा। तो भारत के लिए जो मानक समय रेखा निर्धारित की गई, वो की गई 82.5 डिग्री। ठीक है। तो 82.5 डिग्री से प्रश्न आता है, वही ये 82.5 डिग्री ये कहाँ से गुजरती है? तो वो सभी को पता है कि जो सबसे एक वेब सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर, तो ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कई बार ऐसे प्रयागराज के निकट इलाहाबाद से भी ऑप्शन में रहता है, उससे भी गुजरती है। तो ये प्रश्न रहता है। और दूसरा, ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ये वाला प्रश्न भी रहता है। तो इसके कुल मिला के कितने प्रश्न हुए? 3 प्रश्न हुए। सबसे पहले, ये कितना समय आगे है? 5.5 घंटा। अब आगे को प्लस से दर्शाते हैं अपन, ऐड वाले साइन से, एडिशन वाले से। 5.5 घंटा समय आगे है। ये कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन या तो मिर्ज़ापुर होगा, या प्रयागराज के निकट इलाहाबाद वाला क्षेत्र होगा। फिर दूसरे, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, उसमें आ जाएगा, अपने एक ट्रिक से याद करेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पास 3 से 4 प्रश्न बनते हैं इस विषय के बारे में। तो वो हम करेंगे। सबसे पहले देखो, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु लगभग आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 82 डिग्री और 30 मिनट, ये है। अब इसका ये ईस्ट आएगा या नॉर्थ आएगा, ये बताइए, क्योंकि वेस्ट और साउथ तो हमें पता कि अगर भारत के हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नहीं आने वाला है, ना तो साउथ आएगा ना वेस्ट आएगा, कहीं भी इंगित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बताइए आप ही मेरे साथ, कि यहाँ पे नॉर्थ लिखूँ या ईस्ट लिखूँ? ईस्ट लिख देते हैं, ठीक है, मुझे लगता है आपने बता दिया होगा। 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये कितने समय आगे है? 5.5 घंटे। कितना आगे ग्रीनविच से ये टाइम? 5.5 घंटे। अब ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से गुजरती है, जो मुख्य इसका बिंदु जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इलाहाबाद, इनसे गुजरती है। एक बार आप ये वाला लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया होगा।
भारतीय मानक समय रेखा को काटने वाली राज्य, तो इसकी भी आपको एक ट्रिक होती है, उसका नाम है मकाऊ। ट्रिक का नाम इतना ही है, मकाऊ। इसको 5 से 10 बार, 20 बार, 50 बार आप बोलिए, लिख लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद हो जाएगी मकाऊ। ट्रिक को याद करने से इतना ही फायदा होगा कि आपको जो स्टेट है वो आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। तो मकाऊ कैसे लिखना है? मैं एम मकाऊ, ये क्या है? ये ट्रिक है, इतनी सी ट्रिक है, सिर्फ एक वर्ड है मकाऊ, ये आपको याद रखना है। एम से एमपी, एमपी और एपी। एम से कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़। उड़ीसा। उत्तर प्रदेश। ये वाले राज्य हैं, इनसे क्या जाती है, अपनी भारतीय मानक समय रेखा इन राज्यों को काटती हुई जाती है। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, मकाऊ। और मकाऊ के नाम से अपन ने ये सब चीज़ें याद कर ली। इसको देखो, दोनों सबसे पहले वाले जो राज्य हैं, एम और ए, दोनों ही प्रदेश है, इनके दोनों के नीचे प्रदेश लग रहा है। तो इससे आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि ये कौन सा है। ए से आप ये नहीं करोगे, अरुणाचल प्रदेश नहीं करोगे। तो क्या है? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। मतलब तीन तो प्रदेश वाले राज्य आ गए, और दूसरा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आ गए। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा। अब देखो, एक प्रश्न कई बार कई एग्जाम में आता है, या मतलब एक अप्लाइड प्रश्न है, कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। मतलब जैसे ये कर्क रेखा जा रही है, ये कर्क रेखा जा रही है, और ये भारतीय मानक समय रेखा जा रही है। ये एक दूसरे को जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिस बिंदु पे काट रही है, वो कौन सा बिंदु है? तो हमें ध्यान रखना है, ये कौन सी है? कर्क रेखा। कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। नॉर्थ आएगा, साउथ आएगा? नॉर्थ। और दूसरी ये वाली कौन सी रेखा है? कितने डिग्री है ये? नॉर्थ आएगा, साउथ आएगा, ईस्ट आएगा, वेस्ट आएगा? क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ठीक है। तो ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला बिंदु से एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो बहुत बार आते हैं। सबसे पहले तो वो स्टेट कौन सा है? ये है छत्तीसगढ़। अब आपको शायद इस कलर से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको। ठीक है।
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान? कोरिया। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान? कोरिया। कोरिया नामक स्थान से क्या होती है कि जो ये कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है, दोनों एक दूसरे को काटती है। तो इससे भी प्रश्न कई एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और ये आपको पता होनी चाहिए। एक कोरिया वो वाला, वो किम जोंग उन वाला, मतलब वो भी यार अजीब आदमी है। मतलब उसके एक बार उसके दिमाग में बैठ गई कि भाई पूरी जितने भी कोरिया उसमें सब जूतों जूते की फैक्ट्री बनाएंगे। मतलब जूते की जूते ही जूते, पूरे कोरिया में देख रहा है वही जूते बना रहा है। मतलब चारों तरफ आतंक है उसका। अमेरिका मतलब डरता है, तो हम कह सकते हो उसी से डरता है थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई पागल है यार, सन के आदमी है, कुछ भी कर सकता है देखो, है कि नहीं। तो उससे तो देखो पागल से जैसे मतलब ऐसे आदमी होते हैं उनसे तो सभी डरते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे अमेरिका से और कोई बड़ा हो, क्योंकि उसके तो कब क्या सटक जाए उसका पता थोड़ी है। तो थोड़ी इस बात को तो अपने क्या मैंने आपको बताया, भारतीय समय रेखा है, दूसरी कर्क रेखा है। ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में कोरिया नामक जगह पे एक दूसरे को काटते हैं। तीसरी बात अपन इनसे देखेंगे कि कई राज्य, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा और उसमें जो भारतीय मानक समय रेखा उन दोनों में कॉमन है। तो वो प्रश्न आप लिखेंगे। मैंने आपको कर्क रेखा वाले राज्य भी लिखा दिए हैं और ये वाले भारतीय मानक समय रेखा जिन राज्यों से गुजरती है वो भी लिखा दिए। तो आप उन दोनों को फाइंड आउट करके, अब दोनों को फाइंड आउट कैसे करोगे? जो दोनों में कॉमन है वो वाले क्या होंगे, दोनों उनसे दोनों गुजरेगी, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। ठीक है। अब अगला अपना टॉपिक है कि कौन कौन से मतलब सबसे बड़ी जो यूटी है वो कौन सी अपनी? लद्दाख का। पहले तो कौन सी थी जो लद्दाख नहीं थी? आप ये बार चेक करके देखना कि पहले कौन सी थी, थोड़ा बहुत काम तो आप भी करिए, पूरा मैं थोड़ी करूंगा। कि सबसे पहले जो यूटी थी सबसे बड़ी थी वो थी लद्दाख, और जो सबसे छोटी है वो कौन सी है? लक्षद्वीप। सबसे जो छोटी यूटी है वो कौन सी है? लक्षद्वीप। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। छोटी नहीं। ये दो बातें और आप एक बार देख लीजिए। फिर हम चलेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है और उन कौन कौन से राज्यों की उनसे सीमा लगती है। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप एक बार। ठीक है। तो हम भारत के देखो अब कई पड़ोसी देश हैं, उनसे भारत के कई राज्यों की सीमा लगती है। अब वो हमें देखना है। उनसे प्रश्न आते हैं कि भाई ये वाला बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा लगती है। चार आपको ग्रुप दे दिए और उन्होंने ग्रुप में एक आधा लिख दिया कि इनसे नहीं लगती, ये बताइए कि कौन से नहीं लगती। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, उनको अपन को कैसे हैंडल करना है। देखो जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपके पास एक एटलस तो होना ही चाहिए। एटलस का मतलब आपके पास एक मानचित्र की होनी चाहिए। वो आप चाहे ओरिएंट की ब्लैक स्वान की रख सकते हो या फिर स्टूडेंट एटलस आता है ऑक्सफोर्ड वाला वो रख सकते हो, क्योंकि वो बहुत काम आता है। जब हम कई चीज़ें पढ़ते हैं तो मैप से वो चीज़ें क्लियर होती है। वैसे मैं भी आपको यहाँ बता दूंगा, परंतु जब आप मैप देखते हो तो चीज़ें आपको विजुअल होती है। मैं आपको बता दूंगा बांग्लादेश ये वाले राज्य करते हैं, ये वाले करते हैं, थोड़े दिनों में आप उनको रटोगे फिर भूल जाओगे। तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, इसलिए क्या होता है कि आपको विजुअल करनी पड़ेगी चीज़ें। विजुअल कब होगी? जब आप चीज़ों को देखोगे। तभी तो हम कहते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा विजुअल कर सकता है कोई व्यक्ति, विजुअलेशन पावर जिसकी जितनी ज़्यादा है, मतलब विजुअलेशन का सीधा सा मतलब है कि अपने दिमाग में जो इमेज जितनी जल्दी बनाता है और जितनी अच्छी से इमेज बनाता है उसको चीज़ें उतनी ही अच्छी से याद होती है और वो मतलब उतना ही बुद्धिमान होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में और जो जितने भी जानवरों में एक ये भी अंतर है कि अपन कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करके इमेज बना सकते हैं, परंतु जानवर नहीं बना सकते।
अपने में भी कई व्यक्ति अच्छी कल्पना कर सकते हैं। जैसे मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसको मैंने ये ऐसी चीज़ें बता दी, उसके दिमाग में एक कहानी घट गई अपने अच्छे से एकदम, तो वो चीज़ उसको जल्दी याद होगी। तो कोई भी चीज़ को याद करने के लिए पीछे एक ही रीज़न होता है कि आप उसको अच्छे से याद इसीलिए कर सकते हो जब आप उसका विजुअल इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर लो। तो जियोग्राफी में विजुअल इमेज क्रिएट करने के लिए कई प्रकार की चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे एनिमेशन वगैरह भी करते हैं, एनिमेशन से दिखाते हैं कई चीज़ें। क्योंकि इसमें विजुअल करना बहुत मुश्किल होता है, आप सभी जगह घूमे हुए नहीं रहते हो, आप जहाँ के हो। जैसे मैं आप राजस्थान के, अपन राजस्थान के, तो अगर राजस्थान की जियोग्राफी अगर हम पढ़े तो अपने अच्छे से वो चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अरावली कहीं ना कहीं सबके थोड़ी बहुत होगी, और अरावली की छोटी मोटी पहाड़ी पे कोई ना कोई जाके आया होगा। रेत के दौरे अपन ने सभी ने देखे हैं। तो वो चीज़ें अपन अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और अच्छे से हमें याद रह पाती है। इसलिए चीज़ों को आपको क्या करना चाहिए, विजुअल करना चाहिए। विजुअल करने के लिए आपको कई प्रकार की तकनीक है, उनका सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कि भाई कौन कौन से देश है, वो कौन कौन से स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं कि जो बांग्लादेश है, ये क्या है। जो बांग्लादेश है, ये कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये इधर है जिससे बांग्लादेश बना था। जिससे मतलब ये जो पूर्वी बंगाल है, ये वाला जो एरिया वो बना था, वो किससे बना था? पश्चिम बंगाल से। अब मैप में अगर हम जूम करेंगे थोड़ा, नहीं हो रहा है क्या? कोई बात नहीं। देखो, ये पश्चिम बंगाल है। जो बांग्लादेश है, इसके जो सबसे पहले जो सीमा जो टच हो रही है, वो किसकी हो रही है? इस साइड से पश्चिम बंगाल। अब इस साइड से जब पश्चिम बंगाल की सीमा टच हो रही है, तो इस साइड से कोई दूसरा राज्य थोड़ी जिसकी सीमा टच हो रही है। ये पूरा ही पश्चिम बंगाल है जिससे इसकी सीमा टच हो रही है। मतलब झारखंड, बिहार, कोई भी राज्य नहीं है जिसकी बांग्लादेश से सीमा टच हो रही है। क्योंकि ये जो बांग्लादेश के जो इस साइड वाला रीजन है, ये पूरा पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा हो गया बांग्लादेश से सीमा शेयर करने वाला? ये पश्चिम बंगाल। दूसरा, इसके जस्ट ऊपर कौन सा है? मेघालय। मेघालय के देखो, ये यहाँ पे ऊपर असम है, असम का थोड़ा सा बाउंड्री यहाँ से हो रही है और थोड़ी सी यहाँ से हो रही है। तो दूसरा स्टेट कौन सा हो गया? तीसरा। एक तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में अपन ने देखा मेघालय, मेघालय के बाद में अपन ने देखा असम। असम के बाद जस्ट नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे त्रिपुरा। त्रिपुरा की बाउंड्री भी बांग्लादेश से शेयर हो रही है। त्रिपुरा के बाद में देखो ये नीचे अगर हम चले, ये मिजोरम। मिजोरम की बाउंड्री भी इस पश्चिम बंगाल से शेयर हो रही है। और दूसरा, फिर ऐसे ऐसे करके हम एक एक स्टेट पढ़ते जाएंगे। ये स्टेट सभी पढ़े हैं, तो इससे पहले मेरे को एक चीज़ याद आ गई, सबसे पहले आप वो लिख लो। उससे प्रश्न आते हैं कि जो भारत की सीमा रेखा है वो तीन प्रकार की है। उन्हें जो डिफाइन किया जाता है, जैसे रेड क्लिफ, मैकमोहन और डूरंड रेखा। तीन रेखा, इससे अपन भारत के बॉर्डर को बताते हैं कि भाई ऊपर वाला जो बॉर्डर है ये इन इन व्यक्तियों के नाम से है, तो और ऐसा ऐसा बॉर्डर है। और कौन सी मतलब रेखा में कौन सा बॉर्डर सम्मिलित है वो देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं, फिर अपन ये देख लेंगे कौन से राज्य, कौन सा स्टेट, कौन से देश से बाउंड्री शेयर करता है। तो पहले लिख लीजिए एक बार आप जल्दी से, इसमें कोई रट वो समझने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा चिर परिचित जो दोस्त है, दोस्त तो नहीं कह सकते उसको, वो समस्या ही है एक प्रकार की, पाकिस्तान।
पाकिस्तान से कौन सी रेखा सीमा बनाती है? हमें पता है रेड क्लिफ है। कौन सी रेखा सीमा बनाती है? रेड क्लिफ लाइन है। पाकिस्तान से सबसे पहले देखो, पाकिस्तान दो था, एक तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान था। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी द्वारा जब युद्ध, उस समय युद्ध हुआ, तो फिर बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से कौन सा रेखा सीमा रेखा से निर्धारण होता है? रेड क्लिफ से। कौन से होता है? रेड क्लिफ से। तो सबसे पहले ये रेड क्लिफ लाइन, इससे दो देश आते हैं। कौन कौन से? भारत और ये समस्या। भारत और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश से वैसे देखो हमारे रिलेशन है वहाँ की गवर्नमेंट पर निर्भर करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आती है। जब शेख हसीना वाली जो गवर्नमेंट आती है, तो बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे हो जाते हैं। जब दूसरी गवर्नमेंट आती है उसके, वो आवामी दल वाली, वो एक है वो, तो अगर ऐसी गवर्नमेंट आती है तो भारत के और बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े से खटास आ जाती है। तभी तो भारत के और बांग्लादेश के जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है, जिसमें दो आते, एक तो भारत पाकिस्तान और दूसरा भारत बांग्लादेश। दूसरी रेखा कौन सी है? मैक मेहोन। और भारत में तो इसे मेहोन को बेचारे को मोहन करके छोड़ दिया। मैक मेहोन ये किसके साथ सीमा बाउंड्री शेयर करती है इस रेखा के माध्यम से? किस किस देश के बीच में बाउंड्री डिफाइन हो रखी है? भारत और चीन। तीसरी आती है डोरंड रेखा। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है। तो ये सीमा रेखा है जो रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से भारत और जो पाकिस्तान है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्धारण होता है। मेकमोहन से भारत और चीन के बीच में, और डोरंड से भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अभी बात करते हैं, जैसे मेक मेहोन था तो उसको मेकमोहन कर दिया, मतलब नाम बिगाड़ने में भारत की कोई बराबरी नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसका नाम कर दिया सिकंदर। अब सिकंदर और अलेक्जेंडर का कहीं मैच ही नहीं है, मतलब एकदम दूर दूर कोसों कोसों से कोई मैच नहीं है। कि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आता है, पूरा वेरिएशन। कहाँ अलेक्जेंडर, कहाँ सिकंदर। सोक्रेटिस था, उसका कर दिया सुकरात। एरिस्टोटल का अरस्तु। मतलब हिंदी अनुवाद करने की इतनी प्रवृत्ति हो गई कि जो नाम है, जो पाश्चात्य के नाम, उनका भी हिंदी कर देते हैं। क्योंकि भाई भारत में तो अपने तो यहाँ पे देखो, बेचारे का किसी का नाम, कोई बोलता नाम क्या बोला, विनय, और घर का कालियो। तो ऐसे मतलब नाम बिगाड़ने में अपने तो भाई माहिर है। तो बेचारा जो मेक मोहन था उसका कर दिया था मेक मेहोन। तो इस प्रकार से अपने तीन रेखा देख ली थी। अब अब हम शुरू करेंगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, कौन सा, कि भारत के साथ कौन कौन से जो राज्य हैं उनकी सीमा शेयर करती है। जैसे बांग्लादेश के साथ कौन सी, चीन के साथ कौन सी, पाकिस्तान के साथ कौन सी, और म्यांमार के साथ कौन कौन से देश सीमा शेयर करती हैं। ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक अब थोड़ी देर बाद में देखेंगे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और मौज से पढ़ते रहिए। और जितना आपको पढ़ा दिया है उसका रिवीजन करते रहिए। एक्स्ट्रा चलने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अभी तो देख रहे हो कि भाई आगे से आगे और पढ़ लूँ और पढ़ लूँ। जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन नहीं होता इतनी चीज़ों का, आप जितनी तरह से सोच रहे हो ना कि भाई ये चीज़ें, अभी तो एक एक चीज़ को आपको कमी दिख रही है कि सर ने ये वाली बात नहीं बताई, आपने ये वाली बात नहीं बताई। परंतु जब एग्ज़ाम आती है तब आप ये होती है
कि यार इसमें से कोई मोस्ट बता देते ना, सिर्फ कि ये वाली पढ़नी है, तो काम चल जाता थोड़े दिनों पहले। फिर 10 दिन बचते हैं, तो यार ऐसे कर ले कि जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सिर्फ देख ले। और लास्ट में तो फिर बस यार, ज़्यादा नंबर की थोड़ी है जियोग्राफी, छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अभी तो आपको ऐसा हो रहा कि भाई ये चीज़ नहीं लिखवाई, वो चीज़ नहीं लिखवाई, एग्जाम टाइम पर आपको ये वाली चीज़ें भी पढ़ते हुए आपको बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। आपको अभी से ही आपको रिवीजन करना है सभी चीज़ों को, इनको पढ़ना, लगातार पढ़ोगे तभी याद रहेगी, वरना जितनी बड़ी चीज़ें, जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी, उतनी ज़्यादा बाद में आपको याद करने में समस्या होगी। तो इन चीज़ों का लगातार रिवीजन करते जाइए, क्योंकि जो युद्ध और पढ़ाई है उसकी तैयारी हमेशा शांति काल में ही होती है। युद्ध के समय तो युद्ध ही किया जाता है और एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम ही दी जाती है, कोई तैयारी नहीं होती है। तो सिर्फ रिवीजन करें, और जितने पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल निकालने हैं। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे मान लो मैंने एक टॉपिक पूरा करा दिया, एक टॉपिक आपने पढ़ लिया अच्छे से, फिर आप जाइए जो भी मार्केट में जो भी गाइड मिलती है आपको, जो सहूलियत से अच्छी लगती है, उनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए, लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपकी दिक्कत आए, और वो तो देखो सभी के हो सकती है एक दो क्वेश्चन में, क्योंकि वो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, जिसका थोड़ा बहुत मतलब दिमाग चलता हो तो वो तो कर सकता है, वरना कोई जयराम जी की। तो ठीक है, आज के लिए बस धन्यवाद। आप आनंद से रहिए, मौज से रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।